1857 की क्रांति और तदंतर विद्रोहों के असफल हो जाने के बाद भी तत्कालीन राजस्थान में आजादी की अलख बुझी नहीं। यत्र तत्र आंदोलन के सूत्रपात चलते ही रहे। भारतायन, भारतायन, भारतायन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुई राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण की लहर का सबसे बड़ा प्रभाव तो यही पड़ा कि आम जनता को अंग्रेजों की असलियत और आज़ादी की कीमत समझ में आ गई। लेकिन अंग्रेज़ों और देशी राजाओं को भी यह बात समझ में आ गई कि अब अगर उन्हें अपना राजपाट कायम रखना है तो वो पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। जाहिर है उन्होंने तरीके बदले, लेकिन जनता को दबाकर रखने के लिए हर तरह के हथकंडे काम में लिए, फिर वो सुधार का हथकंडा ही क्यों न हो। जंगे आजादी के इस पहले उभार का बड़ा असर ये पड़ा कि अंग्रेजों ने उदार शासन की अपनी नई छवि बनाते हुए राजपुताने की देशी रियासतों में भी सुधार के कई काम शुरू करवाए। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवात क्षेत्रों के अलावा राज्य की छोटी बड़ी 21 रियासतों में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और राजस्व की वसूली में भी बदलाव आया। जागीरदारों के कई बड़े अधिकार छीन लिए गए और बेगार के खिलाफ भी जन आंदोलन हुए, जिनका व्यापक असर पड़ा। मेवाड़ में औरतों और बच्चों की खरीद फरोख्त बंद हुई। वहां बेगार को समाप्त किया गया। स्वामी भक्ति की रूढ़िवादी परंपरा आण को भी खत्म कर दिया गया। रियासत को कई जिलों में बांट दिया गया। किंतु इन प्रशासनिक सुधारों का मेवाड़ की अनपढ़ गरीब जनता में उल्टा ही असर पड़ा। जनता ने अंग्रेजी सरकार की कार्रवाई को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना और वहां उसके विरोध में जन आंदोलन हुए। इधर मारवाड़ में डीडवाना, पचपदरा, लूनी और फलौदी के नमक उत्पादन केंद्र भी जोधपुर रियासत से एक समझौता करके अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए। राज्य में नए भू राजस्व और आबकारी कानून बने तथा कालांतर में राजस्थान के एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जोधपुर में जसवंत कॉलेज की स्थापना हुई। महाराजा जसवंत सिंह की ये कुछ सुधारवादी उपलब्धियां मानी जाती हैं। सुधार का ये दौर जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर और अजमेर जैसी कई छोटी बड़ी रियासतों में चला। 1867 में जयपुर में राज्य परिषद का गठन हुआ और उसके एक वर्ष बाद नगर पालिका की स्थापना की गई। पुलिस महकमे के नए नियम बनाए गए। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। साथ ही 1870 में पहला सरकारी अस्पताल भी बना। इस नगर को पेरिस और गुलाबी नगर कहलाने का गौरव तभी मिला। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने मरुभूमि की प्यास बुझाने के लिए अपने क्रांतिकारी प्रयास से गंग नहर की नींव डाली। उनके राज्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई। अजमेर में लॉर्ड मेयो के आगमन के समय देशी राजाओं का एक विशेष दरबार लगा, जिसमें कई तरह के सुधारों की घोषणा की गई। जयपुर के महाराजा राम सिंह ने अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया और अपनी रियासत में कई सुधार के काम करवाए। अंग्रेजों और देशी राजाओं का अनुसरण करते हुए राजस्थान के सेठ साहूकारों ने भी सार्वजनिक हित के कई कार्य करवाए। उन्होंने जगह जगह धर्मशालाएं, पाठशालाएं और अस्पतालों के निर्माण में मदद की और मंदिरों तथा प्राचीन धरोहरों के स्थानों को संरक्षण प्रदान किया। कई तालाब, बावड़ियों और कुओं की मरम्मत करवाई तथा नव निर्माण के काम हाथ में लिए गए। भारतायन, भारतायन, भारतायन। अंग्रेज़ों और देशी राजाओं की सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका एक खास स्वार्थ था और वो था
अपने निरंकुश शासन और आर्थिक शोषण की ओर से जनता का ध्यान बटाकर रखना। यहाँ तक कि जो जनता के बीच में समाज सुधार का काम करने वाले साधु संत थे, उनको भी वे संदेह की दृष्टि से देखते थे। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है वागड़ क्षेत्र में गुरु गोविंद का वो सुधार आंदोलन जिसने आदिवासियों के बीच व्यापक चेतना का प्रसार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के परम शिष्य गोविंद गिरी ने वागड़ अंचल के आदिवासी समूहों के बीच सामाजिक सुधार का काम हाथ में लिया और उसके पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था आदिवासियों के जीवन में घर कर गई सामाजिक बुराइयों और बुरे व्यसनों से उन्हें मुक्ति दिलाना। भारतायन गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर के एक बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने गांव के पुजारी से ही सामान्य शिक्षा ली थी, किंतु स्वामी दयानंद की प्रेरणा से वे युवावस्था में ही जनजातियों के जागरण में लग गए। अपने समाज सुधार के कार्यक्रम में उन्होंने जगह जगह संप सभाएं बनाई। उन संप सभाओं के अंदर उनके जो उपदेश थे, उसमें मुख्य उपदेश थे शराब नहीं पीना, बेगार नहीं देना और किसी से डरना नहीं, सरकारी न्यायालयों में नहीं जाना। इन सब चीज़ों का पड़ोसी रियासतों पर बहुत बुरा असर पड़ा। बांसवाड़ा में हमने देखा था कि एक साल के अंदर शराब की बिक्री 1/3 रह गई थी। भला रियासतें ये सब कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए वो सारी रियासतें उनका विरोध करने लगी। यद्यपि उनमें ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से इसके लिए मदद मांगी और 1913 के अंदर 13 नवंबर को यहाँ पर एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने मशीन गन लगा करके और इन लोगों पर आक्रमण किया। बहुत सारे आदिवासी, लगभग कहा जाता है कि 1500 आदिवासी मारे गए और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी संप सभाएँ नष्ट नहीं हुई और जो भगत बने थे उन भगतों ने दारू पीना शुरू नहीं किया, दारू छोड़ दिया और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि आदिवासियों के अंदर ज़बरदस्त जागृति पैदा हुई। यहाँ के आदिवासियों के लड़के स्कूलों में जा कर के पढ़ने लगे, शराब छोड़ दिया और बेगार देना बंद किया। परिणामतः आदिवासियों में जागृति हुई। गोविंद गुरु ने इस काम के लिए सन 1883 में एक संप सभा का गठन किया। गोविंद गुरु ने बांसवाड़ा गुजरात सीमा के निकट मानगढ़ की पहाड़ी पर एक मंदिर बनाकर धूनी रमाई और अपने शिष्यों में भजन कीर्तन के माध्यम से बुराइयों के विरुद्ध जन चेतना पैदा करने का बीड़ा उठाया। थोड़े ही दिनों में उनके इस काम ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका असर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उत्तरी गुजरात के दूर दराज के इलाकों में साफ दिखाई देने लगा। गोविंद गुरु के इस बढ़ते प्रभाव से वागड़ क्षेत्र के शासकों को चिंता हुई और उन्हें इस समाज सुधार के काम के पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल नजर आने लगी। उन्होंने अंग्रेजों की मदद से इस सामाजिक जागरण को कुचल देने का दुष्चक्र रचा और 17 नवंबर 1913 को देशी रियासत और अंग्रेज फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। देश के इतिहास में शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक उत्सवों के जरिए
सामाजिक बदलाव लाने वाले इन भोले भाले भीलों की संप सभा को अंग्रेज फौज ने जिस बेरहमी से मशीन गनों की गोलियों का शिकार बनाया, उसके सामने तो जलियांवाला बाग की घटना भी फीकी नजर आती है। देखते ही देखते मानगढ़ की पहाड़ी खून से लथपथ हो गई। लगभग 1500 लाशों का ढेर लग गया। अंग्रेज सत्ता के इस विभत्स कांड से सारा वागड़ और मेवाड़ अंचल दहल उठा और अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे दक्षिणी राजस्थान में एक व्यापक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। भारतायन भारतायन भारतायन। जलियांवाला बाग की प्रसिद्धि और इस क्षेत्र के अंधेरे में रह जाने के बहुत स्पष्ट कारण है। जलियांवाला बाग पंजाब जैसे समृद्ध इलाके के अंदर, अमृतसर के बाजार के अंदर हुआ था। उसके अंदर बड़े बड़े नेता आए थे। वो प्रश्न एक अलग है। उनको 1919 के अंदर तुरंत उसके बाद ही गांधी और जवाहरलाल जैसों का समर्थन मिल गया। लेकिन ये कांड उनसे 7 बरस पहले 1913 के अंदर यहाँ राजस्थान के जंगली इलाके के अंदर पहाड़ियों में हुआ, निरक्षर लोगों के बीच में हुआ। इसको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। यहाँ तक कि इतना आतंक फैलाया गया था कि यहाँ जो लोग मरे उनके मुंड काट काट कर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर लोगों को डराने धमकाने के लिए ले गए। मानगढ़ पे आना रियासतों ने बंद कर दिया था। कोई आदिवासी मानगढ़ पर आ नहीं सकता था। इतना रियासतों का आतंक उस समय फैला। गुरु गोविंद को भी जेल से छूटने के बाद ये सजा हुई थी कि वो देशी रियासतों के अंदर नहीं जाएंगे। परिणामतः उनको दाहोद के अंदर मेराखेड़ी में के आश्रम में भीलसाव मंडल के साथ रहना पड़ा। इस आदिवासी विद्रोह के साथ ही राजस्थान में हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। नई संचार क्रांति के कारण देश में एक स्थान पर घटित होने वाली घटना का प्रभाव पूरे देश में दिखाई देने लगा। अब विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सभी तबकों के लोग अपने धर्म जाति के भेदभाव भुलाकर आजादी की जंग में कूद पड़े। आजादी की इस नई मशाल को बंगाल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अरविंद घोष, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी सेनानियों ने एक बार फिर थाम लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक नई ताकत उभरी और वो ताकत थी देश की 20 करोड़ भूखी नंगी जनता की ताकत, जो 1896 के देशव्यापी अकाल के कारण भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। शिवाजी जयंती और गणपति उत्सव में स्वराज्य की लड़ाई का शंखनाद पहले ही बज चुका था। राजद्रोह के अभियोग में तिलक को जेल भेज दिया गया और उनके समाचार पत्र केसरी की प्रतियां जब्त कर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आजादी की आंच कम नहीं हुई, बल्कि देश में पूर्ण स्वराज्य की मांग ने और जोर पकड़ा। आजादी की इस लड़ाई को दबाकर रखने में अंग्रेज पूरी ताकत से लगे हुए थे। ब्रिटिश सरकार का लौह शिकंजा आंदोलनकारी संगठनों और देशी राजाओं पर कसा हुआ था। शायद यही कारण है कि अनेक रियासतों के ठिकानेदार आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और यहीं से ये आंदोलन 2 धाराओं में विकसित हो गया। पूरे देश में यह आंदोलन गरम और नरम इन 2 धाराओं में आगे बढ़ा। हालांकि उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजों को इस जमीन से उखाड़ फेंकना, लेकिन दोनों के तरीके अलग हो गए। पूरे राजस्थान में यह आंदोलन आगे इसी रूप में विकसित हुआ। भारतायन भारतायन भारतायन। राजस्थान में क्रांति की धुरी बने शाहपुरा के ठाकुर केसरी सिंह बारहट, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और जयपुर के अर्जुन लाल सेठी। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट ने अपने सारे कुटुंब को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया।
उनके छोटे भाई जोरावर सिंह और बेटे कुंवर प्रताप ने दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज वायसरॉय की सवारी पर बम विस्फोट कर अंग्रेज सत्ता को सीधी चुनौती दी। उन्हें ये काम महाविप्लवी रास बिहारी बोस ने सौंपा था, जो ये जानते थे कि ऐसा साहसी काम उन जैसे जीवट और विश्वास वाले क्रांतिकारी ही कर सकते थे। क्रांतिकारियों से इसी निकट संपर्क के कारण उन्हें वर्षों तक कठोर कारावास भोगना पड़ा और अमानवीय यातनाओं के कारण कुंवर प्रताप 1918 में मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हो गए। भारतायन भारतायन भारतायन। भूतपूर्व केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में सशस्त्र विद्रोह का श्री गणेश खरवा ठाकुर गोपाल सिंह ने किया। वे भी क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सीधे संपर्क में रहे थे। दुर्भाग्य से विद्रोह के असफल हो जाने के कारण ठाकुर गोपाल सिंह गिरफ्तार हो गए और उन्हें टाड़गढ़ किले में नजरबंद कर दिया गया। बाद में अंग्रेज सरकार ने उन्हें लंबी सजा सुनाकर बरसों तक जेल में रखा। जयपुर के अर्जुनलाल सेठी को भी क्रांतिकारियों से संपर्क के कारण जयपुर और वेल्लोर की जेल में रखा गया। सेठी जी ने जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में देशी रियासतों के राजाओं का दरबार लगाया। उदयपुर के महाराणा के उसमें शामिल होने की बात मालूम होने पर कवि केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचूठियां के 13 सौरठे महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भिजवा दिए। कवि के इन चूठियों से महाराणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और वे लॉर्ड कर्जन के दरबार में शामिल नहीं हुए। 20वीं सदी के आरंभ में उदयपुर के साथ साथ अलवर और भरतपुर के राजाओं में भी राष्ट्रीय चेतना उदित हुई। अलवर के राजा को इस जागरूकता के कारण देश निकाला दे दिया गया। उदयपुर के महाराणा को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया और भरतपुर के महाराजा को भी निर्वासन का दंड भोगना पड़ा। भारतायन भारतायन भारतायन। इधर राष्ट्रीय क्षितिज पर फिर एक इतिहास दोहराया जा रहा था। अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा रही है। मेवाड़ की इसी धरती पर कुछ ऐसा ही इतिहास रचा बिजौलिया और ऊपरमाल के किसानों ने, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अमर सेनानी विजय सिंह पथिक। पूरे देश में किसानों का यह पहला अपनी तरह का आंदोलन था, जहां किसान अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए हों। लोग पूछते हैं, आखिर बिजौलिया के इस आंदोलन में ऐसा क्या था जिसने न केवल मेवाड़ के आतंक को समाप्त कर दिया, बल्कि अंग्रेजों के मन में भी अनेक आशंकाएं पैदा कर दी। बिजौलिया के किसानों के बीच उन दिनों विजय सिंह पथिक की ये पंक्तियां उनके कंठों में गूंजती थी। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, इच्छा है केवल यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। भारतायन मेवाड़ में 84 तरह की लागतें किसानों से वसूल की जाती थीं। ठिकानों के जागीरदार अपनी मनमर्जी से नई लागतें भी लगाते रहते थे। बिजौलिया में 1897 को किसानों का प्रथम संगठित विरोध इसी शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध शुरू हुआ। सर्वसम्मति से बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह के पास प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया, जो बड़ी मुश्किलों के बाद किसानों के शोषण की बात महाराणा के कानों तक पहुंचा सके। महाराणा ने इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। उल्टे इस शिकायत के कारण इन किसानों को ऊपर माल से निर्वासित होना पड़ा। जागीरदारों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ
छोटी छोटी रियासतों में फिर भी संघर्ष चलता रहा। विजय सिंह पथिक के कुशल नेतृत्व में बिजौलिया के किसानों ने राजसत्ता को कड़ी चुनौती दी और उन्होंने अपनी मांगे मनवाकर ही दम लिया। बिजौलिया की ही तरह बेगूं और सीकर, अलवर जैसी रियासतों में भी जनजागरण का गहरा असर पड़ा। राजस्थान सेवा संघ के पथिक जी, माणिक्य लाल वर्मा और राम नारायण चौधरी ने बेगूं के किसानों का नेतृत्व किया। महाराणा फतेह सिंह एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं आपको करजन के दरबार में नहीं गए थे, तो करजन के दरबार में नहीं गए थे और वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते थे। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए कोई ना कोई फार्मूला तो होना ही चाहिए। तो जो माइनॉरिटी मेरे फादर की थी, माय फादर, मेरे पिता इस राजघराने के जो राजा रहे, तो उनकी उम्र 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में उनको राजा बना दिया गया। तो राजा बनाने के बाद के अंदर मेवाड़ सरकार की तरफ से अमर सिंह जी राणावत कुंचोली के जो थे, वो हमारे यहाँ पर मुंसरिम नियुक्त किए गए थे, और उन्हीं के पास डूंगर सिंह जी भाटी थे, वो नायब मुंसरिम हमारे यहाँ पर नियुक्त होकर के आए थे। उन्हीं के ये ही एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के अंदर ये सारा आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन के पीछे जो प्रेरणा थी वो यही थी कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हो जाए। तो जब टाटगढ़ की जेल तोड़ करके जब बाहर निकलने की योजना बनी थी, जिसके अंदर टाटगढ़ की जेल के अंदर अपने खरवा के गोपाल सिंह जी भी थे, तो अर्जुन लाल सेठी भी थे, तो केसरी सिंह जी बारठ भी थे, तो ये सबसे जूनियर मोस्ट थे वो विजय सिंह जी पथिक थे। तो इनको पहले आगे निकाल करके और फिर बाहर निकलने वाली योजना बनी थी। तो वहाँ से ये रवाना होकर के कोठारी आ गए थे। तो यहाँ से सीताराम दास जी ने जा कर के और उनको यहाँ ले आए। यहाँ ला करके उनको कहा कि यहाँ का वातावरण को देखो, और जैसा दरबार कुछ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते हैं आप उसको प्रारंभ करने की कोशिश करो। तो मीडियम बन गया ठिकाना, समझे ना आप। परंतु आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि 11 साल का बच्चा किस तरीके से आप खराब बन सकता है, किस तरीके से अत्याचारी बन सकता है, इसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। और जो सन 1922 का एग्रीमेंट हुआ है, तो सन 1922 के एग्रीमेंट में जब सन 21 में मेरे पिताजी 18 साल के हो गए, और 18 साल के होने के बाद जब उनको पावर दे दिया गया, पावर मिलने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया। उसके पहले तो वो बिल्कुल नाबालिग ही थे, जो मुंसरमात थी जो थी उसके आदर से। और उसके बाद में मेवाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन बराबर बना रहा मकसूद अली जी मेरे पिता के साथ के अंदर अपॉइंट हुए थे, जो कि रेजिडेंट ने कोटा के सिविल सर्विसेज के आदमी को बुला करके हमारे यहाँ का कामदार नियुक्त किया था। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब रहा हो या हमारा जनता के प्रति व्यवहार खराब रहा हो, ऐसी कोई वस्तु हमारे यहाँ पर नहीं थी। देश के क्रांतिकारियों से जुड़े विजय सिंह पथिक ने अपने साहस और संगठन क्षमता से ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था, पथिक एक सच्चा कार्यकर्ता है और सब बातूनी हैं। पथिक एक सैनिक है, बहादुर है, जोशीला और तेज मिजाज है, लेकिन जिद्दी है। कलकत्ता से दीनबंधु CF एंड्रूज खुद चलकर राजपुताने के दौरे पर आए थे और उन्होंने राजस्थान सेवा संघ को उस समय एक पत्र भी लिखा था, जब पथिक जी उदयपुर के सेंट्रल जेल में बंदी थे। पत्र इस प्रकार था, यदि आप अथवा आपके कोई साथी कारावास में पथिक से भेंट कर पावें तो कृपया उन तक ये बात पहुंचा दें कि मैंने बेगार के विरुद्ध महान युद्ध में उनका जो कार्य देखा है उसकी मेरे हृदय में कितनी बड़ी प्रशंसा है। राजस्थान की धरती पर चलने वाले भीलों और किसानों के इन आंदोलनों का देशव्यापी असर हुआ। स्वराज्य को लेकर लड़ी जाने वाली ये लड़ाई सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ भी कारगर हथियार बन गई। इस आंदोलन से जुड़े अखबारों, सत्याग्रही साहित्य तथा जन जागरण के गीतों ने भी इसे एक प्रबल आधार प्रदान किया और राजस्थान की धरती पर भी वंदे मातरम की लहर दौड़ गई। भारतायन भारतायन भारतायन। दरअसल देश को महात्मा गांधी के रूप में एक ऐसा महान नेता मिल गया था जिसने पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। अहिंसा और सत्याग्रह उनके मूल मंत्र थे। उन्होंने बार बार यही कहा था, यदि आवश्यकता हुई तो मैं वर्षों तक इंतजार करूंगा,
लेकिन रक्त क्रांति और हिंसा से देश की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करूंगा। महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन का राजपूताना पर व्यापक प्रभाव पड़ा। आंदोलन की फिजा रियासतों में तेजी से आगे बढ़ने लगी और देखते ही देखते सारा प्रदेश आज़ादी के लिए उठ खड़ा हुआ। महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में इन देशी रियासतों में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम वार्तालाप की अगली कड़ी में। बंधन की बेड़ियों को तोड़कर फेंक देने के लिए वीरभूमि राजस्थान में आंदोलनों को कई आयाम मिले, कई नई परिभाषाएं मिली। संगठित रूप में किसान आंदोलन को सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय भी राजस्थान की संघर्ष धरती को ही जाता है। बिजौलिया की धरती आज भी इस बात की गवाही देती है। बिजौलिया की मिट्टी का कण-कण किसान आंदोलन की चर्चा करते समय विजय के उल्लास से अभिभूत हो जाता है। अलख आजादी की न बुझी है और न बुझेगी कभी। राष्ट्र गौरव के लिए समर्पित सपूतों की स्मृतियों पर हर बरस इसी तरह मेले लगेंगे और हम प्रण करेंगे कि आजादी की अलख को सदा थामे रहें।